हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म जीएमई और क्लास 10th। आप लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आई होप कंप्लीट कर लिया होगा। और इसी के अंदर एक टॉपिक आता है विच इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये टॉपिक अपने आप में ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। रीजन बीइंग इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हैं, तो अगर आप इसको एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट से नहीं पढ़ते हैं तो शायद आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और अच्छे खासे नंबर भी गवा सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, तो फटाफट से इसका क्रिस्प सा एक रिवीजन ले लेते हैं, इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए ही ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो हम लोग शुरू करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं जब इस चैप्टर को हम लोग जब इस टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ्लो चार्ट। क्या देखते हैं? फ्लो चार्ट, कि हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोप्स के बारे में कि ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। एग्जैक्टली ये होते क्या हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इनकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस। आई नो आप सबको पता है कि जो सोप्स हैं वो साफ करने में काम आती है, क्लेंजिंग एक्शन होता है इनका, है ना। आपके घर में कपड़े भी धुलते हैं तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की ही हेल्प से वो धुलते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल डेली लाइफ की एप्लीकेशन है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एग्जैक्टली होते क्या है, किस टाइप से इनका फंक्शन परफॉर्म होता है, ये आप लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये तो हो गया सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हम लोग इनकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप। क्या देखेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ सोप। सोप का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ये दो वर्ड्स होते हैं, हेड टेल, जो भी है इसको देखेंगे। उसके बाद में ये जो सोप है मैम, ये सफाई में काम आते हैं, तो ये जो इनका क्लेंजिंग एक्शन होता है उसके बारे में भी बताइए। तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सफाई करती हैं तो इनकी एक लिमिटेशन भी होती है, तो इसीलिए हम लोग लिमिटेशन ऑफ सोप भी पढ़ने वाले हैं। लिमिटेशन ऑफ सोप भी पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों को स्कम की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। स्कम क्या होता है? एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो सोप है वो सफाई नहीं कर पाती है, क्लेंजिंग नहीं कर पाती है, ठीक है। और फिफ्थ एंड द लास्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में बेसिकली डिफरेंट है क्या 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 डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये होने वाला है आपका फ्लो चार्ट। तो फटाफट से अपने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले समझते हैं कि ये सोप क्या होता है। देखो, सोप जो है ये पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट की एक लॉन्ग चेन होती है। किसकी? पोटेशियम की या फिर सोडियम की या फिर पोटेशियम की एक लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, ये क्या होती है? ये होती है आपकी सोप। ये बताया मैंने आपको सोप के बारे में। फटाफट देखते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सिंथेटिक क्लेंजिंग एजेंट्स। क्लेंजिंग एजेंट्स ही होते हैं सोप की तरह, लेकिन सिंथेटिक होते हैं, यानी मैन मेड होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है इनको, ठीक है। दैट कंटेन्स अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इनके अंदर होती है। और किससे बनते हैं? ये आपके बनते हैं पेट्रोकेमिकल्स से, ठीक है, विद अ हाइड्रोफिलिक ग्रुप। अब ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स की मैंने आप लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो दे दी है। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर देखते हैं? सोप का। स्ट्रक्चर ऑफ सोप। अब ये सोप का स्ट्रक्चर होता किस टाइप से? देखो, जो आपके सोप का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है। एक होता है हेड और एक होता है टेल। अब देखो यहां पर हम लोग दो वर्ड पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है हाइड्रोफोबिक और दूसरा वर्ड है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। फटाफट से पहले इनके एंडिंग वर्ड को देखते हैं, जो इनकी सफिक्स है फोबिक। वेन एवर यू आर हियरिंग द वर्ड फोबिक, इसका मतलब होता है कि आप रेफर कर रहे हो फोबिया पर। और फोबिया क्या होता है? फोबिया होता है फियर। फियर यानी कि डर, और जब डर होता है तो आदमी दूर भागता है, फार दूर भागता है, ठीक है। उसके बाद है फिलिक। फिलिक का मतलब होता है अफिनिटी। क्या होता है? अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है प्यार, लव। क्या होता है? प्यार या फिर लव, ठीक है। यानी कि वो उसके पास जाता है या फिर उसके नियर जाता है। समझ में आया? तो मैंने आप लोगों को दो वर्ड बताया। पहला बताया फोबिक। फोबिक का मतलब होता है फोबिया, यानी कि डर लगना, डर लगता है तो आदमी दूर जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिलिक। फिलिक का मतलब होता है अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब है प्यार, और प्यार होगा तो आदमी उसके पास जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है विच इज हाइड्रो, क्योंकि आप देख रहे हो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रो, जब कभी भी आप हाइड्रा, हाइड्रो वर्ड सुनते हैं तो ये रूट वर्ड होता है किसके लिए? वाटर के लिए, यानी कि आप वाटर को इधर रेफर कर रहे हैं। तो हाइड्रोफोबिक का सिंपल सा मतलब निकल कर आ गया कि हाइड्रोफोबिक जब कभी भी मैं बोल रही हूं तो मेरा मतलब है
जो कोई भी चीज पानी से डरती होगी, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होती है जो पानी से डरती है और एज अ रिजल्ट वो पानी से दूर भागेगी, और यही होती है आपकी टेल। हाइड्रोफोबिक होती है आपकी टेल, समझ में आया? जो टेल है वो पानी से दूर भागती है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोप, क्योंकि सोप के स्ट्रक्चर में एक हेड होता है, एक टेल होती है। टेल जो होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से वो दूर भागती है। इसके बाद है आपका हेड, ठीक है? ये जो आपका हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये पानी से प्यार करता है, ये भागता है पानी की तरफ। समझ में आया? तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ द सोप, जिसमें एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, पानी के पास जाता है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से दूर भागती है। क्लियर हुई ये चीज? चलो, तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग आते हैं क्लेंजिंग नहीं, इस रिएक्शन के ऊपर। ये रिएक्शन फटाफट से देख लो, ये क्या है? RCOONA। ये है क्या? जब मैं बोल रही हूँ RCOONA, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है RCOONA, यहाँ पर Na की जगह पर K भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये लॉन्ग चेन होती है, किसकी? सोडियम या फिर पोटेशियम की। समझ में आया? अब जब यही रिएक्शन आपकी फर्दर परफॉर्म होगी तो R ये जो ग्रुप है, दिस इज हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ये ग्रुप होता है आपका हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये पानी के पास जाता है, ठीक है? और ये जो COO ग्रुप आप लोगों को दिख रहा है, दैट इज योर हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी से दूर भागता है, ठीक है? पानी से डर लगता है इसको, ठीक है? तो R इज द ग्रुप जो हाइड्रोफिलिक है, और COO इज द ग्रुप जो कि हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागता है। समझ में आया? तो ये एक रिएक्शन है जो हम लोगों को समझनी थी। इसके बाद हम लोग आते हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ द सोप। मैंने आप लोगों को सोप का जो मॉलिक्यूल है, जो स्ट्रक्चर, वो बता दिया है कि एक हेड होता है और एक टेल होती है। टेल जो होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागती है, और जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, पानी के पास जाता है। अब इसी से होती है आपकी मिसल की फॉर्मेशन। जब आपके बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स एक साथ फॉर्म हो जाते हैं और क्लेंजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आपको मिसल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है? चलो फटाफट से एक बार इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे है क्या? क्योंकि ये जो टेल है ये पानी से दूर भागती है, तो बाहर आपका पानी है। ये जो आपको ब्लू हेड दिख रहा है ये हाइड्रोफिलिक हेड है, किसका? सोप मॉलिक्यूल का। तो बाहर आपका पानी है, तो जहां पे पानी होगा जो हेड है वो उधर भागेगा। सोप के मॉलिक्यूल का हेड पानी की तरफ भागेगा, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होता है। टेल पानी से दूर भागेगी तो वो इधर की तरफ मूव करेगी। अब बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो जो टेल है वो ऑयल और डर्ट को एक तरफ इकट्ठा कर रही है, और जो हेड है वो बाहर पानी की तरफ जा रहा है, और एज अ रिजल्ट जो डर्ट है वो अलग डिसॉल्व हो जा रही है। और जब हम उस पर पानी फेंकते हैं या पानी गिराते हैं तो जो डर्ट है वो हमारी पानी के साथ में बाहर निकल जाती है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका होता है क्लेंजिंग एक्शन। अब ये मिसल की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है? जो हेड है वो पानी की तरफ है और जो टेल है वो डर्ट की तरफ है, और इस तरीके से होता है आपका मिसल का फॉर्मेशन, ठीक है? तो मिसल का फॉर्मेशन जो टॉपिक है ये तो इतना ही था। यहाँ पे आप लोगों को क्लेंजिंग का फॉर्मेशन बता दिया है। अब हम लोग आते हैं लिमिटेशन के ऊपर। जो ये सोप है ये सफाई करती है, क्लेंजिंग एक्शन इनका होता है, जो कि हम लोगों ने अभी भी पढ़ा मिसल की फॉर्मेशन के थ्रू। लेकिन ये कभी कभी स्कम की फॉर्मेशन कर लेती है। किसकी फॉर्मेशन कर लेती है? स्कम की। अब ये स्कम बेसिकली होता है क्या? दिस इज अ स्टिकी सब्सटेंस। ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाता है, और इसके डिसॉल्व नहीं होने की वजह से जो पानी है, जो क्लेंजिंग एक्शन है वो नहीं परफॉर्म हो पाता है। अब ये होता किस तरीके से, एक बार वो पढ़ लेते हैं। जब हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी RCOO, यहाँ पे है Na, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हार्ड वाटर। एक टर्म होती है विच इज हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर क्या होता है मैम? जब कभी भी आपके वाटर के अंदर Ca यानी कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होंगे तो उस पर्टिकुलर वाटर को हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। क्या बोला मैंने? जब कभी भी वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होंगे तो वो जो वाटर आपका होगा दैट विल बी योर हार्ड वाटर। तो जब हम लोग कभी भी सोप को रिएक्ट करवाते हैं हार्ड वाटर के साथ में, ठीक है? जब मैं कभी भी सोप को रिएक्ट करवा रही हूँ हार्ड वाटर के साथ में, तो यहाँ मैंने Na की जगह पर क्या ले लिया है? दिस इज योर Na, दिस इज योर सोप, ठीक है? जब मैंने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ में? हार्ड वाटर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम के साथ में रिएक्ट करवा लिया, तो अब क्या फॉर्मेशन होगी? यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा RCOO, और बाहर मुझे देखने को मिलेगा कैल्शियम, और Na जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मेरा कंपाउंड बना है, जो सब्सटेंस बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं? स्कम, जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, और इसी की वजह से जो क्लेंजिंग एक्शन है सोप का वो परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो हार्ड वाटर पर जो आपकी सोप होती है वो क्लेंजिंग एक्शन को परफॉर्म
नहीं कर सकती है। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें हार्ड वाटर का कॉन्सेप्ट है कि वाटर हार्ड वो होगा जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होंगे। जब सोप के साथ हम लोग उसको रिएक्ट करवाएंगे तो RCOO और Ca और Na जो है वो आपका बाहर निकल आएगा, और इसी प्रॉपर कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं स्कम। ठीक है, तो स्कम की कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ लिया है लिमिटेशन ऑफ द सोप के बारे में भी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है विच इज डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस, जो सोप होती है वो नेचुरल फैट्स एंड नेचुरल ऑयल से मिलकर बनी होती है, बल्कि जो डिटर्जेंट्स है वो पेट्रोकेमिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। दैट मीन्स दे आर सिंथेटिक, दे आर नॉट नेचुरल। समझ में आया? दूसरा, डू नॉट वर्क वेल। जो आपकी सोप होती हैं वो इतना ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है स्कम की जब आप उनको हार्ड वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं। ठीक है, जबकि डिटर्जेंट्स में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, वो एफिशिएंटली काम करते हैं, कोई स्कम की फॉर्मेशन नहीं होती है। थर्ड, पुअर इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में जब हम लोग इसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं तो स्कम फॉर्म करता है, क्लेंजिंग एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है, जबकि डिटर्जेंट जो है वो ये काम कर सकता है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज, ये होता है आपका बायोडिग्रेडेबल। जो सोप्स होती हैं वो होती हैं बायोडिग्रेडेबल, एंड जो डिटर्जेंट्स है वो है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस तरीके से जो आपकी सोप है और जो आपके डिटर्जेंट्स हैं उसका टॉपिक हो जाता है खत्म। रिएक्शन के साथ में मिसल फॉर्मेशन, क्लेंजिंग एक्शन, टोटल चीज हम लोगों ने देख ली है, इनके बीच का डिफरेंस भी देख लिया है। आई होप आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आया होगा, आपके डाउट्स पक्का क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हेल्पफुल लेक्चर जो भी आपको चाहिए लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।